नमस्कार। कक्षा 11 के छात्रों को अकाउंट्स की क्लास में स्वागत है। आज बात करते हैं बही खाता के चौथे अध्याय में दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य बात, सिद्धांत और लाभ हानि खात की। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य भाग में प्रारंभिक लेखा। प्रत्येक सौदे संपन्न होने पर उसे तिथिवार तथा अनेक बहियों में लिखना ही प्रारंभिक लेखा कहलाता है। हर सौदे के संपन्न होने पर प्रमाणक वाउचर बनाए जाते हैं जिनसे रोजनामचा तथा अन्य सहायक बहियों में लेखा किया जाता है। सीधा बात पहली मुख्य भाग है, यानी कि जब अब प्रारंभिक लेखे में वो लेन देन, वित्तीय लेन देन जिनका जो वास्तव में किए गए हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने एक लेन देन हुआ कि राम से माल खरीदा। ऐसी स्थिति में राम और माल खरीदा गया, यानी कि व्यवसाय में माल आया और राम से आया। ये इस चीज़ का लेखा प्रारंभिक बहियों में किया जाता है। अब बात करते हैं खतौनी की। खतौनी से मतलब है प्रारंभिक बहियों में लेखा करने के बाद संबंधित खातों में उन लेखों का लेखा किया जाता है, जिसे खतौनी कहते हैं। खतौनी से तात्पर्य है वो जो हमने लेखा किया है उसके लिए हमने दो खातों का प्रयोग किया होगा, एक को ऋणी करा होगा, एक को धनी किया होगा। यानी कि हम दो खाते एक लेन देन के लिए खोलेंगे। ऐसी स्थिति में दो खाते जब हम उनको खोलेंगे तो उनको हम प्रारंभिक लेखा में जहाँ हमने किया था वहाँ से उन्हें हम खातों में हस्तांतरित करेंगे। ये कहलाता है खतौनी। खतौनी के बाद निश्चित समय, जैसे सप्ताह में अंतिम दिन, माह के अंतिम दिन, त्रैमासिक यानी कि 3 महीनों के बाद, और छमाही यानी कि 6 महीनों के आधार पर तलपट बनाया जाता है, यानी कि गणितीय शुद्धता ज्ञात की जाती है। तथा उसके बाद जिसमें समायोजना को शामिल करते हुए अंतिम खाते जैसे लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट उस अवधि विशेष के लिए बनाई जाती है। अब बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत निम्नलिखित रूपों से व्याख्यात कर सकते हैं। प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष, एक प्राप्त करने वाला तथा दूसरा देने वाला होता है। प्रत्येक लेन देन दो खातों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक लेन देन का दो खातों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी कि एक का डेबिट होगा तो एक का क्रेडिट होगा। इसलिए एक खाता ऋणी और एक खाता धनी किया जाता है। दोनों ही खाते में रकम समान होती है, यानी कि दोनों ही खाते में जो रकम लिखी जाएगी वो समान रकम लिखी जाएगी। अगर दो खाते या तीन खाते उसमें ऋणी या डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में टोटल अमाउंट भी बराबर होगा। यानी कि अगर दो खाते उसमें डेबिट हो रहे हैं और एक खाता धनी हो रहा है तो दोनों ऋणी खातों का क्रेडिट खाता जो हो रहा है उसका दोनों का अमाउंट, दोनों का रकम समान होगा। निश्चित नियमों का पालन करते हुए खातों को ऋणी और धनी करते हैं, यानी कि जो निश्चित नियम हैं वही उन्हीं नियमों का पालन करते हुए खातों को ऋणी और धनी करते हैं। और यहाँ एक बात सबसे मेन बात जो ध्यान रखनी है, मुद्रा में होने वाले लेन देन का ही यहाँ लेखा किया जाता है। अब बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ एवं दोष की। सबसे पहली बात है, लाभ में सभी लेन देनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो लेन देन हुआ है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं और कितनी राशि से हो रहे हैं। गणितीय शुद्धता की जांच संभव। गणितीयता की शुद्धता की जांच भी मैंने बताया, तलपट के द्वारा हम गणितीय शुद्धता की जांच कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह के अंत में या माह के अंत में हम गणितीय शुद्धता की जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञान इससे संभव है। हमें लाभ अंतिम खाते जब बनाते हैं तो हमें लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का ज्ञान हमें इन लेखों के द्वारा संभव है। संपत्तियों एवं दायित्वों की जानकारी हमें मिल जाती है, यानी कि किन किन व्यक्तियों को हमें पैसा देना है और किन किन व्यक्तियों से हमें पैसा मिलना है। यानी
जिससे पैसा मिलना है वो संपत्तियां हैं, और जिनको हमें पैसा देना है वो दायित्व कहलाते हैं। तुलनात्मक अध्ययन एवं परिणाम की जानकारी इसी से संभव है। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें किसी और अपनी इस व्यवसाय से या अपने ही पिछले सालों से, तो तुलनात्मक अध्ययन तभी संभव है जब आपके पास आंकड़े होंगे, यानी कि लाभ अंतिम खाते आपके पास उपलब्ध होंगे। तो ऐसी स्थिति में ही आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। परिणामों की जानकारी भी, यानी कि लाभ हानि खाता और आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है, इसकी जानकारी भी आपको इसी तरह हो सकती है। अलाभकारी व्ययों की जानकारी इससे हो सकती है। अलाभकारी व्यय मतलब है जिन व्ययों पर हमने खर्चा तो ज़्यादा किया लेकिन उससे उतना प्राप्ति नहीं हुई, ऐसे व्ययों को हम कह सकते हैं अलाभकारी व्यय। यानी कि जहाँ हमें 100 रुपये खर्च होने चाहिए थे वहाँ खर्च तो हुए 200 रुपये, लेकिन लाभ 100 रुपये के बराबर भी नहीं मिला, या 100 रुपये ही मिला। तो ऐसे व्ययों को हम कहते हैं अलाभकारी व्यय। तो ये हम तभी जान सकते हैं जब हम इसका पूर्ण जानकारी, यानी कि अंतिम खाते बनाएंगे, व्ययों को कुल व्ययों का ब्यौरा ज्ञात करेंगे, तभी ये संभव होगा। इसी तरह समायोजना को लेखा से तात्पर्य है, मान लीजिए हम जनवरी या फरवरी में हमने कोई भुगतान किया, लेकिन उसकी जानकारी हमें अप्रैल या मई में जाके मिली। तो ऐसी स्थितियों का समायोजनाओं के आधार पर हम इसमें इन ऐसे लेन देनों को हम लिख सकते हैं, उनका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यही इस दोहरा प्रणाली की बहुत अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ जो अवधि बीत गई है, उस अवधि बीती में अगर कोई त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को हम समायोजना के द्वारा सही कर सकते हैं और शुद्ध लाभ हानि खाता या शुद्ध आर्थिक चिट्ठा हम बना सकते हैं। अब बात आती है इसकी दोष और हानियों की बात करते हैं। एक जटिल प्रणाली है, निश्चित तौर से एक जटिल प्रणाली है, क्योंकि इसमें नियम याद करने होंगे, सैद्धांतिक और व्यावहारिक नियम का लेखा करना होता है इसमें। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही नियम पूरी तरह से नियम उसको आने चाहिए जो लेखाकार है। तीसरा बात, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। निश्चित तौर पर जब तक इस ज्ञान की उसकी आवश्यकता, जो ज्ञान लेखा करने के जो नियम हैं उसका कोई विशिष्ट ज्ञान अगर लेखाकार को नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वो खाते नहीं बना पाएगा, लेखे सही नहीं कर पाएगा। जब लेखे सही नहीं कर पाएगा तो वो आगे बढ़ भी नहीं पाएगा, आगे और भी सही काम और सही स्थिति व्यापार की आर्थिक स्थिति जान नहीं पाएगा। सैद्धांतिक क्षतिपूर्तियाँ, इसमें सैद्धांतिक क्षतिपूर्तियों और अशुद्धियाँ हम नहीं पता कर सकते। सैद्धांतिक और क्षतिपूर्ति अशुद्धियाँ हैं का तात्पर्य यह है कि ऐसी, जैसे कि मान लीजिए जो खाता ऋणी होना था, आपने उस खाते को ऋणी तो किया लेकिन होना कहीं और उसका दूसरा खाता था, यानी कि सिद्धांत के विपरीत था। ऐसे अशुद्धियाँ यहाँ पर जानकारी नहीं हो सकती। या क्षतिपूर्ति की अशुद्धियाँ जो होती हैं वो भी जानकारी यहाँ पर नहीं निकाली जा सकती कि क्षतिपूर्ति कितनी हुई। मान लीजिए हमने मुद्रा में तो पता लग सकता है, लेकिन वास्तविकता में उसमें कितना क्षतिपूर्ति हुई ये हम यहाँ नहीं प्राप्त कर सकते। छोटे व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि जो छोटा मोटा व्यवसाय करता है, जैसे छोटी दुकान करता है, जनरल मर्चेंट का काम है, उसके लिए इतना लंबा चौड़ा हिसाब रखना, या छोटा किराने की दुकान है, छोटी सी गली में या मोहल्ले में एक छोटी दुकान है, या फेरी वाला है, उस व्यवसायी के लिए ये प्रणाली उपयुक्त नहीं है। महंगी एवं जटिल प्रणाली है। जटिल प्रणाली महंगी भी प्रणाली, क्योंकि इसमें बहुत सी बहियों का इस्तेमाल होता है। एक लेखाकार को आपने रखना होगा, कई उसके सहायक रखने होंगे, तब जाके आप इस प्रणाली से निकाल पाएंगे परिणाम। तो हम यहाँ निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं कि उपरोक्त दोषों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रणाली की नहीं है, बल्कि लेखा करने वाले के, कंपनी के या लेखाकार है उसके ये दोष हो सकते हैं, कोई प्रणाली के दोष नहीं हो सकते। अब छोटे व्यवसाय के लिए तो वहाँ रखने की ज़रूरत है ही नहीं, उसको ये लाभ या हानि इस तरह से नहीं मानी जा सकती।